चलिए लेट्स स्टार्ट। क्या बोल रहे? फॉर्मूले पूछूं? पहले 5 बॉयज़ में से 5 गर्ल्स में से रैंडम। हाँ पूछूंगा। पहले आज पढ़ा देता, टॉपिक छोटा है आज का, तो इसके बाद स्टार्ट करेंगे। ओरल पूछेंगे। टेस्ट भी आज, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ठीक है, ओके। हम लोग देख रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। सब लोग इधर ध्यान दें, सबका फोकस इधर। अब क्या देख रहे हो आप? एंगुलर मोमेंटम। अब तक हम लोग ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने टॉर्क के बारे में पढ़ा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? तो देखो, जैसे कि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को लीनियर डिस्प्लेसमेंट करने की कोशिश करते हैं, सीधा सीधा आगे ढकेलो, सीधा सीधा पीछे खींचो, हम इसकी कोशिश करते हैं और ऑब्जेक्ट उस मोशन को अपोज करता है, उसके उस अपोजिशन को हम लोग कहते थे इनर्शिया। सिर्फ क्या कहते थे? इनर्शिया। मैं बोले यार टेबल को सरकाने की कोशिश कर, सरक नहीं रहा। क्यों नहीं सरक रहा? बोले उसका इनर्शिया ज्यादा है। ये चेयर को मैं यूं खींचा, आराम से आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इसका इनर्शिया क्या है? कम है ना। अब ऐसा है कि रजनीकांत खड़ा हुआ है सामने और वहां पर से ट्रेन आ रही है ना, ट्रेन ने आके ठोस मारी रजनीकांत को और ट्रेन जगह पे धाड़ करके रुक गई। तो बोले ट्रेन है ना, रजनीकांत जरा सा भी आगे नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया इनफाइनाइट हो गया। तो बात क्या हो रही है कि कोई चीज ऑब्जेक्ट सीधा आगे जाने की कोशिश, ढकेलने की कोशिश कर रहे हो आप, या खींचने की कोशिश कर रहे हो, मगर वो उसको अपोज करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनर्शिया। उसी का एनालॉग, उसी के जैसा, उसी का काउंटर आपके रोटेशनल मोशन में कौन था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कोई ऑब्जेक्ट को मैं रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूं, कोई ऑब्जेक्ट को मैं रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूं और वो रोटेट ही नहीं हो रहा, वो तो अपोज कर रहा है उस मोशन को, तो हम लोग कहेंगे क्या उसके पास ज्यादा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो याद हुआ कि अब मैंने आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाया था। एक कार्ड था, पहले बीच में से घुमाया तो जरा जरा घूमने लगा, और जैसे जैसे अपन उसके एक्सिस को एच पर ले जा रहे थे, उसको घूमने का रोटेशन क्या जा रहा था? कम हो जा रहा था। तो मतलब वो क्या कर रहा था? ज्यादा अपोज कर रहा था, है कि नहीं? तो हम लोग कह रहे थे मैंने इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर दिया था? बढ़ा दिया था। वैसे ही किसी चीज को आपको आगे ढकेलना या पीछे खींचना है, तो उसके लिए आपको क्या लगता है? फोर्स। जैसा किसी चीज को आगे ढकेलना है या खींचना है, तो उसके लिए क्या लगता है? फोर्स। वहीं किसी चीज को गोल घुमाना है, तो उसके लिए क्या लगता है? टॉर्क। तो जैसे कि लीनियर मोशन में फोर्स हुआ करता था, वैसे ही उसका एनालॉग, उसके जैसा ये क्या आएगा? आपका क्या आता था? टॉर्क। अब यहां क्या आ गया? एंगुलर मोमेंटम। देखकर ही नाम पता चल रहा है, जैसे कि लीनियर मोमेंटम में मोमेंटम हुआ करता था सीधा सीधा, लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम हुआ करता था, रोटेशनल मोशन में उसके एनालॉग जो कहा जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो ये सिंपली इतना बताता है इफेक्ट ऑफ रोटेशन कितना है, कि कितना, किस हद तक वो रोटेट हो रहा है ना। अब हम लोग कहेंगे कि मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। तो मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज, या फिर पहले कंसेप्चुअल डेफिनेशन ले लेते हैं हम लोग इसका। It is a measure of twisting or turning effect. It is the measure of twisting or turning effect. Associated with the momentum of the particle, associated with the momentum of the particle. It is the measure of twisting or turning effect, कि किसी कोई चीज जो ट्विस्ट हुई, किस हद तक ट्विस्ट हो गई है, कोई चीज अगर टर्न हुआ है तो किस हद तक टर्न हो गया है, तो हम लोग कहेंगे उसके उस असर को हम लोग क्या कहते हैं? आपका एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आपने पढ़े थे, क्लास चल रही बातें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप पढ़ रहे थे तो आपने क्या कहा था? पहले किसके लिए पढ़ा था? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, है ना। उससे मैंने ये पता लगाया था कि एक सिंगल पार्टिकल का अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सिंगल पार्टिकल का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला क्या था? mr², सिंगल पार्टिकल का। हाँ, हमने तो बॉडीज का देखे थे, मतलब कई सारे पार्टिकल्स थे, मगर एक सिंगल पार्टिकल का अगर मैं लेता हूं तो क्या था? mr²।
फिर उसके बाद मैंने कहा कि अच्छा फिर रिजिड बॉडी का क्या होगा, तो फिर हम लोग ने अलग अलग बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले निकाले थे, है ना। तो हम लोग ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल के लिए भी देखे थे और हम लोग ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडीज के लिए भी देखे थे, हाँ या ना बोलो, याद आया ना। पार्टिकल के लिए भी देखे थे, mr² फॉर्मूला था सिंपल, और बॉडीज के लिए भी देखे थे। वैसा ही हम लोग ने टॉर्क का अभी अभी फॉर्मूला देखा कल, यानी लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या किया, टॉर्क के फॉर्मूले सॉल्व किए थे ना, प्रॉब्लम सॉल्व किए थे ना। तो वो टॉर्क के जो प्रॉब्लम्स थे वो किससे रिलेटेड थे, पार्टिकल से, एक सिंगल पार्टिकल हुआ करता था। बॉडी का भी देखे हम लोग ने उसके अंदर साथ ही साथ, आगे भी और आप देखेंगे और एक फॉर्मूला आपको मिलेगा टॉर्क का जिसमें प्योरली रिजिड बॉडी का फॉर्मूला है वो। तो वैसे ही एंगुलर मोमेंटम को भी दो कैटेगरी में पढ़ना है अपने को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को दो कैटेगरी में पढ़े, पार्टिकल का और बॉडी का, पार्टिकल का और बॉडी का। टॉर्क को दो कैटेगरी में पढ़ेंगे, पार्टिकल में और बॉडी में। अब हमको एंगुलर मोमेंटम को भी दो कैटेगरीज में पढ़ना है, पार्टिकल का और बॉडी का, है ना। अभी फिलहाल हमारा प्योरली फोकस जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल पे होगा। फिर जो उसके बाद के आने वाला एक और है आपका टॉपिक, नहीं एक आगे है, आपने नोटिस किया होगा, एंगुलर मोमेंट ऑफ द फिक्स अबाउट क्या है वो, फिक्स्ड अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस करके क्या है वो, हाँ, एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। तो ये रिजिड बॉडी से रिलेटेड है। तो यहां पर हम लोग जो है रिजिड बॉडी से रिलेटेड उसको पढ़ते हैं। तो हम लोग अभी फिलहाल एंगुलर मोमेंटम सिर्फ पार्टिकल पे फोकस करने वाले हैं। तो चलो ठीक है, क्या आएगा, कैसे आएगा, चलो इमेजिन कर लो कि आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका जेड एक्सिस। फिर उसके बाद ये एक पार्टिकल है जिसका डिस्टेंस, मैं सिर्फ डिस्टेंस बोल रहा हूं अभी फिलहाल, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है, आर है। उसका मोमेंटम का डायरेक्शन ये है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है और इसके मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है, ये है। और अब आपसे पूछा जाएगा कि भैया इस पार्टिकल का जो कि जेड एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस की तरफ बोल रहा ना मैं, ठीक है जो भी है, ये वाई एक्सिस की तरफ जो घूमने वाला पार्टिकल है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा। तो एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन फॉर अ कहा जाएगा फॉर सिंगल पार्टिकल कैन बी डिफाइंड एज द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम for a single particle can be given as the product of linear momentum, the product of linear momentum of the particle, the product of linear momentum of the particle and its perpendicular distance from the axis of rotation and its perpendicular distance from the axis of rotation. ओके, तो हमें अगेन मैं आपको याद दिला दूं, हमें यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, बिल्कुल पहले की तरह, पूरा वही है जैसा टॉर्क का किए थे अपन ने। हमने कहा कि देखो ये पार्टिकल है जो ऐसा गोल गोल घूमने वाला है ना, वाई एक्सिस के अतराफ ऐसा गोल गोल घूमेगा। फिलहाल ये पार्टिकल पी यहाँ है, सॉरी इसके लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन इधर है और ये इसका क्या है, पोजीशन वेक्टर। लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर आता है, जिस तरफ उसका वेलोसिटी रहता। अब अगर मैं कहूंगा कि कोई चीज़ ऐसी गोल गोल घूम रही है ना, और मैं कहना चाहता हूं इस जगह पर लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या रहेगा, तो मैं बोलूंगा इस जगह पे लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या रहेगा, तो बोले इधर, है ना। तो अगर लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है तो लीनियर मोमेंटम है क्या असल में, तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ना, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो भैया जो डायरेक्शन लीनियर वेलोसिटी का रहेगा वही डायरेक्शन क्या रहेगा, आपके लीनियर मोमेंटम का रहेगा।
तो मैं वैसे ही कह रहा हूं कि एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है आपके वाई एक्सिस की तरफ, और हम कहेंगे अच्छा ठीक है तुम सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे होंगे वाई एक्सिस की तरफ, इस जगह पे तुम्हारा लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है, तो बोले टेंजेंशियली आउटवर्ड्स। अच्छा ठीक है, तुम्हारा डिस्टेंस, मैंने अभी क्या बोला, डिस्टेंस बोला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला क्या, नहीं, तुम्हारा डिस्टेंस क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है, बोले कितनी आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो बोले वो कितना है, आर है। मगर हमारा फॉर्मूला डेफिनेशन क्या कहता है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब लीनियर मोमेंटम का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। मैं बोलूंगा अरे यार ये आर तो परपेंडिकुलर नहीं है, तो बोले अब क्या करेंगे, मैं बोलूंगा सबसे पहले तुम ये देखो कि इनके बीच का एंगल कितना है, तो बोले थीटा। अच्छा पी को पीछे खींचो, हाँ जी खींच डाले, अब इस पे परपेंडिकुलर बना लो, हाँ जी बना डाले, तो बोले ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। फिर मैं बोलूंगा ये जो है डिस्टेंस ये देख लीनियर मोमेंटम को परपेंडिकुलर है कि नहीं है ना, ये लीनियर मोमेंटम ऐसा जा रहा, ये डिस्टेंस देख परपेंडिकुलर है। अच्छा ये डिस्टेंस कितना होगा, तो बोले एक्स पकड़ लो। अच्छा क्या मैं साइन थीटा को ऐसा लिख सकता, एक्स अपॉन आर, तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकता, आर इंटू साइन थीटा। बोले ये कैसा, अरे देखना राइट एंगल ट्राइंगल बनाना, तो साइन थीटा ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो भैया एक्स अपॉन आर, तो एक्स इज इक्वल टू आर इंटू साइन थीटा। बोले ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो अब आप एंगुलर मोमेंटम को कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर L इज इक्वल टू, अभी का सिर्फ ऐसे लिखता हूं, L इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय लीनियर मोमेंटम। मैं बोलूंगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो बोले वो तो है आर साइन थीटा इंटू पी। फिर मैं कहूंगा ठीक है, आप इसको और अच्छे से अगर लिखना है तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आर पी साइन थीटा, या फिर आप एल इसको एम वी आर साइन थीटा भी लिख सकते हैं। बोले ये कैसे लिखा गया, अरे हम जानते हैं ना लीनियर मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं आप, मास इनटू वेलोसिटी, तो p के जगह मास इनटू वेलोसिटी लिखा, तो बोले ये एक फॉर्मूला आ गया। अच्छा ठीक है भाई, मान लिया कि ये भी एक फॉर्मूला है इसका, तो ठीक है मैं कहूंगा वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप उसको, इन वेक्टर फॉर्म। तो इन वेक्टर फॉर्म जब मैं इसे लिखने जाऊंगा तो एंगुलर मोमेंटम ऐसा लिखा जाएगा, वेक्टर L इज इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P, वेक्टर L इज इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P। अगेन सीक्वेंस मैंने कल ही बताया था कैसे पता लगाते हैं आप, कि इसका टर्निंग इफेक्ट आपको कहां देखने मिलेगा, ऊपर है कि नहीं। तो अब ये राइट हैंड रूल से, जो अपना राइट हैंड स्क्रू रूल है, ये राइट हैंड थंब रूल है, तो उसकी मदद से अपने को इसका डायरेक्शन अपन पता लगा सकते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, है ना, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम can be determined by using right hand thumb rule. Right hand thumb, the direction of angular momentum can be determined by using right hand thumb rule. अगर कोई पार्टिकल ऐसा 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 घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कहाँ रहेगा, ऊपर की तरफ। अगर कोई पार्टिकल ऐसा 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 घूम रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम किधर रहेगा, नीचे की तरफ। अगर कोई पार्टिकल ऐसा 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 घूम रहा है, देखो देखो ऐसा घूम रहा है, अब एंगुलर मोमेंटम किधर रहेगा बताओ जल्दी, ये वाली दीवार पे या वो वाली दीवार पे, जल्दी बोलो, हाथ दुख रहे मेरे, ये वाली दीवार पे देखो, तो ऐसा घूम रहा है ना, ऐसा, सॉरी, हाँ हाँ ऑफ कोर्स ये वाली दीवार पे रहेगा, है ना। और अगर ऐसा घूम रहा होता तो ये वाली दीवार पे होता, है कि नहीं। अब ऐसा है कि वही बात हुआ कि डायरेक्शन ऑफ का एंगुलर मोमेंटम का राइट हैंड रूल से देते हैं, क्योंकि उसका असर आपको ऊपर ही देखने को मिलेगा, है ना। अब ऐसा है कि चलो ठीक है, प्रैक्टिकली हम समझने की कोशिश करेंगे कि एंगुलर मोमेंटम असल में है क्या। अब देखो इधर ध्यान दो, सब लोग इधर ध्यान दो, है ना। दानियाल की हरकतों से मैं तंग आ गया। मैंने क्या किया कि दानियाल के सर पे मैंने ये ढक्कन गिराया, यहाँ से दानियाल नीचे बैठा, टड़ करके तो गिराया। दानियाल को कुछ नहीं लगा, नींद में उठ गया, बेटा बाबा उठ गया, उठा हुआ है, लग नहीं रहा, ठीक है। अब ऐसा है कि चलो ठीक है, मैंने उसके सर पे ढक्कन गिराया, कुछ असर नहीं हुआ। फरजान बोला सर इतने से क्या होगा, है ना। फरजान ने लाया पत्थर, है ना, छोड़ दिया, उसका असर देखने को मिलेगा। तो फिजिक्स में अपन उसको ऐसे बोलेंगे कि मोमेंटम बढ़ गया, इसीलिए असर बढ़ गया।
अब मोमेंटम किसके कारण बढ़ा? मास के कारण, मास बढ़ गया था ना। फिर भैया और एक साहब है, आप किसको लाते हैं? हैमर को, है ना। हैमर बोले सर इससे क्या होगा? उसने उसी बड़े पत्थर को उठाया और जोर से मारा, तो अब मोमेंटम क्या हो गया? और ज्यादा हो गया। क्यों ज्यादा हो गया? क्योंकि मास भी बढ़ गया, वेलोसिटी भी बढ़ गया, है ना। अब ऐसा है कि वही चीज का इफेक्ट अपने को देखना है रोटेशन में। अब बोले तो कैसा? अब अगर मान लो कि आप क्या कर रहे हैं, स्केल, कोई एक स्केल है, स्केल से अच्छी खासी एक जैसा छोटी स्केल अपन पकड़ करेंगे स्टील की। अब उस छोटी स्केल से मैं यूं किसी को मारने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, उसको इतनी जोर से नहीं लगेगा। अब उसी स्केल को आप बड़ा कर दो, है ना, और जितनी स्पीड से मैं अपने हाथ को घुमा रहा था उतनी स्पीड से घुमाऊंगा और उसके आखिरी के एंड से हाथ पे मारूंगा। अब असर क्या होगा? ज़्यादा होगा, है कि नहीं। तो अब मैं आपसे पूछूंगा यहाँ क्या हो गया, ये असर क्या बदल, किस कारण से बढ़ गया? तो आप कहेंगे सर आपने वो जो डिस्टेंस है वो लंबा कर दिए, यानी रेडियस बढ़ा दिए, तो उसीलिए असर से बढ़ गया। तो एंगुलर मोमेंटम असल में मास का, वेलोसिटी का और डिस्टेंस तीनों का मिला जुला असर है। बोले कैसा? अरे भाई समझो भाई, तुमको कोई बच्चा एक छोटा सा थप्पड़ मार रहा है, यूं यूं ताड़ ताड़ करके मार रहा है ना, बच्चे बड़े शरारती, है ना, तुम किसी को कुछ सताओ के तो भाई जबरदस्ती फिर देते रखे हो। तो अब छोटा बच्चा अगर तुमको मारने की कोशिश करे, इतने इसके छोटे छोटे हाथ, उससे कुछ नहीं लग रहा होगा तुमको जोर से, बट वही उसकी जगह एक अच्छा भारी भरकम हाथ, है ना, जिसका मास अच्छा खासा ज़्यादा है, उतनी स्पीड से घुमा के तुमको देगा, है कि नहीं। असर क्या होगा? ज़्यादा होगा, है ना। चलो उसमें तुम वेलोसिटी भी ऐड कर दो, है ना, उसने क्या करा? और जोर से घुमा के दिया तुमको, असर क्या होगा? और ज़्यादा होगा। अब तुम देखो डिस्टेंस का असर, डिस्टेंस का असर कैसे पड़ता? 2 मिनट बाद में लिखना, डिस्टेंस का असर कैसे पड़ता। अब अगर मान लो लड़की लोग किसी को थप्पड़ मारे, वो नहीं बीच में कूद कूद के मार रही थी, वो नहीं, वो तो अलग था वो सिचुएशन, है ना। अगर किसी लड़की किसी को थप्पड़ मारी, कैसे मारी? चल हट, है ना, है कि नहीं? ये देख ऐसी है ना, चल हट। अब देख एक्सिस ऑफ रोटेशन, देख एक्सिस ऑफ रोटेशन देख। अगर मैं हाथ का सेंटर ऑफ मास इसे पकड़ के चलूं, देख इधर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये देख हाथ का सेंटर ऑफ मास इससे पकड़ के चलूं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है ना, यूं। अब इससे सामने वाले को क्या लगेगा, है ना, ये एक दूसरे को ऐसे ही मारते, तो बोले भैया इससे किसको क्या लगने वाला है, हवाई चाहेंगी बस जैसे, है ना। अब अगर उसने क्या करा, थोड़ा ठीक है, अब थोड़ा ये कोनी से, जैसा अब लड़के लोग जैसे आपस में ऐसी मजाक मजाक में जो मारते है कि उसने क्या करा, हाथ एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको बना दिया, ये कोनी है। अब क्या करा उसने, यूं ऐसा दिया रख के, होता है ना, ए बेटा जरा चैन से, है, नहीं तो मैं भी ट्राई करूंगा और मैं बेटा रेडियस बढ़ा दूंगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पे, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हुआ तुम्हारा, है ना। अब उसको ऐसा तुम मारेंगे, ज्यादा जोर से लगेगा, वही स्पीड से लड़की की स्टाइल से मारेंगे तो नहीं लगेगा, हाँ थोड़ा यूं ऐसा। अब तुमको मालूम लड़के लोग जब झगड़ा करते है कि नहीं, तो फिर क्या करते, पूरा आस्तीन चढ़ाते, पूरा हाथ यूं पीछे खींचते। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हाथ हो जाता और फिर सामने लाके दौड़ करके उसको देते। अब भाई देख इधर पूरा फिजिक्स ही है, उसको मालूम है कि भाई हाथ पूरा खींच लंबा और पूरा हाथ पीछे ले, तो भाई जितना ये लेंथ बढ़ेगा सामने वाले पे उसका असर जो उतना बढ़ेगा, है कि नहीं। एक टेक्निक होती है मार्शल आर्ट्स की, जनरली कोई तुमको अगर डंडे से मारने जा रहा, बांसे से मारने जा रहा, तो तुम उससे दूर मत भागो, उसके करीब आ जाओ, है ना। अगर मान लो यूं ऐसा मारने के जा रहा तुम उसके दूर भागेंगे तो चांसेस है तुमको लगेगा वो, है ना। तो उसके अंदर एक मार्शल आर्ट में टेक्निक है, अगर वो तुमको मतलब कोई भी चाकू या कुछ भी ऐसा ऐसा यूं मारने जा रहा है, यूं ऐसा टेक्निक वो है, यूं मारेंगे तो तुम करीब आएंगे तो हो जाएगा, है ना। अगर वो यूं मारने जा रहा तो उसमें वो क्या करते हैं, बहुत तेजी से उसके करीब आ जाते हैं। तो क्योंकि अगर बहुत तेजी से करीब आने का, जैसे अगर वो मार भी दिया किसी तो उसका असर ही नहीं होगा ना ज्यादा, है कि नहीं। तो उसकी एक वो टेक्निक होती है। तो भाई आप क्या कर रहे हैं, आर को कम कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कम कर रहे हैं, उससे क्या नजर आ रहा है आपको, सामने वाले पे उसका असर कम होता हुआ नजर आ रहा है। इसी को बोला गया है एंगुलर मोमेंटम, कि मास, वेलोसिटी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मिला जुला असर, उसका इफेक्ट, उसको हम लोग कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, सिर्फ मास और वेलोसिटी का मिला जुला असर। एंगुलर मोमेंटम क्या था, उसमें मास भी आ गया, वेलोसिटी भी आ गया और साथ ही साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ गया।
और अगेन पहले की भी तरह एक और बात बता दूं, अगर तुम्हारी जिद है कि सर हम तो आर यही लेंगे, हम आर वही लेंगे, हम उसके अलावा दूसरा आर लेंगे नहीं, हम आर की दूसरी वैल्यू लेंगे नहीं, मगर हमको तो वो फॉर्मूला चाहिए एंगुलर मोमेंटम का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लीनियर मोमेंटम का क्या लेना पड़ेगा बेटा, फिर कंपोनेंट लेना पड़ेगा पी साइन थीटा, है ना। फिर आप फिर से फॉर्मूला लिखेंगे एल इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाई बाय पी साइन थीटा, और अल्टीमेटली फॉर्मूला घुमा फिरा के वही आएगा। ठीक है, लिख लो। एसआई यूनिट इसका एसआई यूनिट रहेगा, कौन बताएगा इसका एसआई यूनिट क्या रहेगा, यहां से पता लगाओ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड नहीं, फिर से देखो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, स्क्वायर आएगा उसमें, है ना। इसका देखो मीटर मास है तो किलोग्राम, मीटर पर सेकंड इसका, और इसका मीटर, है ना। मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड तो सिर्फ लीनियर मोमेंटम का था, उसमें एंगुलर मोमेंटम आर ऐड हो गया ना, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अच्छा, डायमेंशन क्या रहेगा, m1 L2 T माइनस 1, ये रहेगा इसका डायमेंशन, m1 L2 T माइनस 1। लेफ्ट साइड का हो गया। फिर नोट पॉइंट्स लिख लेंगे कुछ। if theta equals to 0 degree or theta equals to 180 degree, angular momentum is minimum and it's equals to 0. Second point, if theta is equals to 90 degree, angular momentum is maximum and it is equals to r into p only या mvr. For anti-clockwise direction, we assume vector L as positive. ये ज़रूरी नहीं है कि एंटी क्लॉकवाइज के लिए लो, बट ट्रेंड वही है। फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वेक्टर L is taken as positive, whereas for clockwise direction vector L is taken as negative. clockwise direction के लिए वेक्टर L को नेगेटिव लिया जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, एक पार्टिकल नहीं है, कई सारे पार्टिकल्स इज गिवन एज वेक्टर L इज इक्वल्स टू वेक्टर L1 प्लस वेक्टर L2 प्लस वेक्टर Ln। अगर मान लो कि आपके पास एक से ज़्यादा पार्टिकल्स मौजूद हैं और उन सभी का एंगुलर मोमेंटम आपको पता लगाना है, तो आपको सभी के एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर सम करना पड़ेगा। वेक्टर सम और सादे सम में बहुत फ़र्क होता है। वेक्टर सम और सादे सम में बहुत फ़र्क होता है। सादे सम में सिर्फ ऐड करते अपन, वेक्टर सम में डायरेक्शन ध्यान रखना पड़ता और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वो यूज़ करना पड़ता है ना। मतलब अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो अच्छी बात है, एडिश करो डायरेक्ट। ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो आप क्या करते हैं, माइनस। अगर कोई उनके बीच में का एंगल थीटा हुआ
मान लो दो पार्टिकल है, एक का एंगुलर मोमेंटम देखो, एक पार्टिकल ऐसा सा घूम रहा, 2 मिनट ध्यान दो इधर, एक पार्टिकल ऐसा घूम रहा है ना, तो इसका एंगुलर मोमेंटम किधर आएगा, राइट हैंड रूल के हिसाब से इधर। एक पार्टिकल थोड़ा सा ऐसा घूम रहा, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, इधर। दोनों के एंगुलर मोमेंटम के बीच में का एंगल अगर कितना आ रहा, मान लो कोई भी थीटा करके आ रहा, इसका एंगुलर मोमेंटम L1, इसका एंगुलर मोमेंटम L2, तो बोले अब टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या आएगी, तो अंडर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस L1 L2 कॉस ऑफ थीटा। वो याद है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। बस वही बोला मैंने, पी और क्यू की जगह L1 और L2 का इस्तेमाल करा मैंने, अंडर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस L1 L2 कॉस ऑफ थीटा। राइट इट डाउन। ये हो गया इधर राइट साइड का। चलो प्रॉब्लम्स लेने की शुरुआत करते हैं। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ कार ऑफ मास 1500 kilograms moving in a circular path of radius 50 meters with a speed of 40 meter per second. Relative to the center of track. तो देखो इधर एक पार्टिकल है, सॉरी नॉट पार्टिकल, एक कार है जिसका मास 1500 किलोग्राम है और वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है जिसका रेडियस जो है 50 मीटर्स है और इसकी स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे कहा गया है कि भैया इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। ठीक है, तो देखो जैसे कि मैं इमेजिन करता हूं कि देखो ये है और ये हमारी इस तरह से कार जो भी होगी इस सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रही है ना, इस सर्कुलर पाथ पे वो ट्रैवल कर रही है। इट विल हैव सर्टेन रेडियस से आर। हम जानते हैं कि भैया एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो एंगुलर मोमेंटम इन जनरल इज mvr sin थीटा। rp sin थीटा है ना वो, तो या फिर mvr sin थीटा भी बोल सकते हैं अपन। अच्छा ठीक है, सबसे पहले तो हमको कैसा है, मास v और r तो डायरेक्टली दिया हुआ है, थीटा कितना आएगा mvr, थीटा कितना रहेगा, कहां गया रे ब्लू मार्कर, बोलो थीटा कितना रहेगा,
L इक्वल्स टू एम वी आर साइन थीटा। तो थीटा कितना है यहाँ पे, बोलो बोलो, क्यों 90 है, 360। अच्छा, थीटा किसके बीच में का एंगल रहता, आर और पी, पी का डायरेक्शन क्या रहता, वेलोसिटी के बारे में। तो मैं ये कह सकता थीटा असल में वी और आर के बीच का एंगल है, थीटा वी और आर के बीच का एंगल है, हाँ या ना बोलो भैया, है ना। अब आप फिर से जरा क्वेश्चन पे नजर डालो, मुझे बताओ ये कार कैसे जा रही, बहुत अच्छे से जा रही। अबे कैसा मोशन है, उसका पाथ कैसा है, सर्कुलर पाथ है, गोल 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 घूम रही। अब जब कोई चीज गोल घूमती है तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, टेंजेंशियली आउटवर्ड्स, है ना, टेंजेंशियली आउटवर्ड्स। और रेडियस और टेंजेंट के बीच में का एंगल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री। जब उसने वर्ड सर्कुलर पाथ बोला ना, वहीं समझ में आ गया कि एंगल यहां 90 डिग्री होने वाला है। बात समझे कि नहीं समझे, जब उसने वर्ड क्या बोला, सर्कुलर पाथ, वहीं लाइटा लग गए अपने कि भैया एंगल क्या आने वाला है, 90 डिग्री आने वाला है, क्योंकि वेलोसिटी और रेडियस का एंगल 90 डिग्री होता है सर्कुलर पाथ में, है कि नहीं। तो अब ऐसी बात है कि ठीक है, तो मैं लिखूंगा सिंस थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो एंगुलर मोमेंटम को मैं क्या लिखूंगा, जस्ट एम वी आर। अब चलो भाई वैल्यू लिखो, मास कितने, 1500, वेलोसिटी इज हाउ मच इज द वेलोसिटी यार, कहाँ है 40 लिखा हुआ, ये 1550 तो नजर आ रहा है, इधर है 40, है ना 40, और ये कितना है आपका आर, 50 मीटर्स। कैन यू प्लीज टेल मी क्या रहेगा ये कैलकुलेशन, ये तो हो जाएगा 200 यानी 2 जीरो, इसके 2 जीरो, 4 जीरो, 30,000 नहीं, 5 जीरो आ जाएंगे, 3 लाख, है ना। 3 इंटू 10⁵ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁵ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। A particle of mass 0.01 kilogram having position vector r equals to 10 I cap plus 6 j cap meters is moving with a velocity 5 I cap meter per second. Calculate its angular momentum about the origin. अगर वो ओरिजिन के अतराफ गोल गोल घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम पता लगाओ। याद रखना ओरिजिन के अतराफ मतलब इनिशियल पोजीशन इसकी क्या है, ओरिजिन है पोजीशन वेक्टर की, और फाइनल पोजीशन जो पार्टिकल का पोजीशन है वही है। तो यहाँ कुछ माइनस माइनस करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो भैया एक एक चीज़ को लिख लो आप। सबसे पहले तो हमको मास दिया हुआ है 0.01 किलोग्राम, वेक्टर आर दिया हुआ है 10 I कैप प्लस 6 j कैप मीटर्स, और वेलोसिटी दिया हुआ है 5 I कैप मीटर पर सेकेंड, और आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछा है। ओके हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, वेक्टर L इज इक्वल्स टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P, या M निकाल लो बाहर क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको बाहर निकाल सकते हैं R क्रॉस वेक्टर P। तो आप एक काम करो, पहले वेक्टर R क्रॉस वेक्टर V निकाल लो, वेक्टर R क्रॉस वेक्टर V वो निकाल लो, और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उसको M से मल्टीप्लाई करके एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे।
अब थोड़ा सा देखो, वो डिटरमिनेंट बॉक्स बनाना नहीं अपने को, मैं डायरेक्ट टेक्निक बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। देखो इधर जो वेक्टर आर है उसको आप क्या लिखेंगे, जो साइड में रफ में लिखो 10i कैप प्लस 6j कैप प्लस 0k कैप। वेक्टर v सीक्वेंस के हिसाब से लिखना, पहले r फिर बाद में v, तो वो कितना है 5i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। अब देखो वेक्टर r क्रॉस v कितना होगा, या फिर मैं एक काम करता हूँ यहीं लिखता सीक्वेंस में, वेक्टर r इज इक्वल्स टू 10i कैप प्लस 6j कैप प्लस 0k कैप। वेक्टर v को क्या लिख सकते हैं आप, 5i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। तो चलो इधर ध्यान दो, वेक्टर r क्रॉस वेक्टर v क्या आएगा, कोई जरूरत नहीं वो डिटरमिनेंट बॉक्स बनाने की, डायरेक्ट कर सकते हैं आप। क्या कर सकना है बस सर, i कैप लिख डालो पहले, आप क्या लिखो पहले, i कैप लिख डालो, i वाले दोनों को छोड़ दो, i वालों को छोड़ दो, j और k वालों को मल्टीप्लाई करो, है ना, 6 0 जा 0 माइनस, अब नीचे से j और k वालों को मल्टीप्लाई करो, 0 0 जा 0 माइनस जे कैप। अब जब मैंने जे कैप लिखा तो मैं किसे छोड़ूंगा, जे कैप वालों को छोड़ दूंगा। अब क्या आएगा फिर, है ना, 0 10 जा 0 माइनस, अब नीचे से 5 0 जा 0 प्लस के कैप। अब के कैप वालों को छोड़ दो, 0 10 जा 0 माइनस 5 6 जा 30। अब ये तो 0 ही होगा पूरा, बस आंसर आएगा -30 के क्या। अच्छा ये r क्रॉस v का आया है ना, बोल बोल मैं पूछ के आया, तो 0 कहां से आया, कौन सा वाला 0 कहां से आया, ये 0 कहां से आया, तो अरे पूछना बिंदास पूछना है, क्लास में बैठा तो बोल क्या, ये 0 बेटा, ये देखो क्या दिया हुआ वैल्यू, i पर इतना, j पर इतना, x एक्सिस पे इतनी वैल्यू, y एक्सिस पे इतनी वैल्यू, z एक्सिस का दिया क्या, इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या है 0 है। इसने क्या बोला, x पर इतनी वैल्यू, तो y और z पे कितना आएगा फिर 0 है कि नहीं, तो इसीलिए मैंने वो 0 जोड़ दिया, कैलकुलेशन के लिए आसान हो जाएगा। अब r क्रॉस v का आंसर मिल गया, वैल्यू मिल गया, एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा फिर, है ना, मास से मल्टीप्लाई करो, मास कितना था रे भाई 0.01 मल्टीप्लाई बाय -30 के क्या, जरा बताएंगे कितना आएगा फिर, -0.3 के कैप किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जस्ट लेट मी चेक द आंसर, यस दैट्स करेक्ट, है ना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। उसको जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं एसआई यूनिट को, एसआई यूनिट में एक और जोड़ दो वहां पर, सुनो इधर, एसआई यूनिट में एक और जोड़ो, जूल पर सेकेंड, ब्रैकेट में लिख देना JS और करके एसआई यूनिट में। Sure. देखो इधर, ये एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर आया बताओ, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर आया, आखिरी में आंसर देखो ना, -0.3 के कैप, किस एक्सिस पर है, z एक्सिस पर है। इसमें क्वेश्चन अक्सर ऐसे भी पूछा जाता है कि किस प्लेन को परपेंडिकुलर है, ये XY प्लेन को परपेंडिकुलर है कि YZ प्लेन को परपेंडिकुलर है कि XZ प्लेन को परपेंडिकुलर है ना। तो ये के कैप यानी z एक्सिस पर है, इसका मतलब वो x और y दोनों एक्सिस को परपेंडिकुलर हुआ, यानी वो कौन से प्लेन को परपेंडिकुलर हुआ, x और y प्लेन को, है ना। सिंपल सा लॉजिक है ना। आप इमेजिन करो कि भैया वो कमरे के कोने को ओरिजिन पकड़ो था साइड में, z एक्सिस इधर जा रही, ये लाइन के साथ जा रही, तो ये जो दीवार है उधर की पूरी वो क्या आ गई, एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये वाली लाइन तेरे एक्स वाई प्लेन को परपेंडिकुलर हुई कि नहीं हुई। अगर यही आंसर आई कैप में आता, सुन लो मेरी बात, यही आंसर आई कैप में आता तो आप क्या बोलते किसको परपेंडिकुलर हो,
एक्स जेड प्लेन को परपेंडिकुलर, वाई जेड सॉरी वाई जेड प्लेन को परपेंडिकुलर है, वाई जेड एक्स एक्सिस पे आ रहा ना वो, तो आई कैप जैसे मान लो एक्स एक्सिस पर है तो ये वाई जेड प्लेन को परपेंडिकुलर है। अगर वाई एक्सिस पे होता तो अब एक्स जेड प्लेन को परपेंडिकुलर होता है ना, ये बात ध्यान में रखना। वहां लिख दो लगे तो इट इज परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन। तो देखते हैं इसका आंसर कोई सही कौन निकालता है सही। द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय वेक्टर आर आपको दिया गया है, साथ ही साथ वेक्टर पी भी दिया हुआ है। वेक्टर आर इज गिवन एज आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। वेक्टर पी कैसा दिया हुआ है आपको 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। आपको वेक्टर एल पता लगाना है, पहले तो आप पता लगाओ क्रॉस प्रोडक्ट करके, अभी जैसा तरीका बताया था वैसा करो। इसको रहने दो आई वालों को, ई और जे के को मल्टीप्लाई करो, फिर बाद में माइनस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। चलो करो और आंसर बताओ फाइनल क्या आ रहा है। मतलब वाई और जे कैप और के कैप में आंसर है क्या? अगर आंसर जे कैप और के कैप में मतलब एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा। हुआ गया? कितना आ रहा आंसर? आंसर कितना आ रहा है ये मतलब इसका आंसर कितना आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट का? एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या आ रही? आर क्रॉस पी आई कैप, इसको छोड़ दो, 2 2 जा 4 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 है ना, प्लस 4 हो जाएगा। देखो 2 2 जा 4, ये क्या हो जाएगा -4 माइनस माइनस 4 तो वो हो जाएगा +4। फिर उसके बाद माइनस जे कैप, अब नीचे वाले को छोड़ो, -2 1 जा -2 माइनस माइनस +3 प्लस के कैप, इसको छोड़ दो, 4 1 जा 4 -6 यानी ये हो जाएगा 0 आई कैप -1 जे कैप -2 के कैप, है ना, जूल पर सेकेंड या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड लिख सकते हैं आप।
अब देखो यहां पे ये जो वैल्यू बोला है कि उसने बोला है y एक्सिस पे -1 और z एक्सिस पे कितना -2। आप उसको ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, ये देखो ये हमारा x एक्सिस, ये बोलिए कौन सा वाला, ये वाला, हाँ 3i माइनस तो है ये। अच्छा ये प्लस दिख रहा क्या आपको, वो पुराना, वो पुरानी लाइन है, वो पुरानी लाइन है, ठीक से मिटी नहीं वो। देखो इधर आप x एक्सिस पकड़ो, y एक्सिस पकड़ो और z एक्सिस पकड़ो, है ना। थोड़ा सा मैं इसको बीच में ऐसा ला देता हूं, चलो ठीक है। अब इसने क्या बोला, जो वैल्यू आई है वो y एक्सिस पे कितनी है -1, मतलब नीचे -1, और z एक्सिस पे कितनी है -2, मतलब एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, है ना। नीचे -1 और पीछे -2, और आगे कितना है 0, पीछे भी कितना है, इधर इधर राइट साइड में कुछ है क्या, नहीं, लेफ्ट साइड में है क्या, कुछ नहीं। अब अगर मैं देखूंगा ये x एक्सिस की लाइन है और ये y और z की मिलाकर जो लाइन आई है ये है, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर रहती है, यानी कि भैया जो भी लाइन yz प्लेन में बनाई जाएगी वो x एक्सिस को कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि भैया क्योंकि इसका x कंपोनेंट क्या है 0 है, तो मैं बोलूंगा ये y और z प्लेन में लाई करता है ना, यानी y और z एक्सिस के बीच में है। इमेजिन कर लो कि ये y एक्सिस, इधर थोड़ी देर के लिए ये z एक्सिस पकड़ लो, इसको x एक्सिस पकड़ लो, तो अगर कोई भी लाइन मैं इस पर ऐसी ड्रॉ करता हूं तो इस x एक्सिस को कैसी आएगी, परपेंडिकुलर आएगी। दैट्स वाई हम लोग कहेंगे कि भैया ये x एक्सिस को परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। अगर मान लो यहां सारे नंबर सेम होते, सारे नंबर कैसे होते, सेम, 1 1 1 2 2 2 3 3 3, ऐसा सारे नंबर सेम होते, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही होता, है ना। ये चौथा ऑप्शन, लाइज एट ऑल इक्वल एंगल्स टू ऑल द 3 एक्सिस, है ना। मतलब ये x एक्सिस पे भी उतना ही है, y पे भी उतना ही है, z पर भी उतना ही है, तो तीनों एक्सिस के साथ वो एंगल कैसा बनाएगा, सेम, है ना। अगेन आप देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम से समझ सकते हैं आप इसको। मैंने एक ऐसी लाइन खींचा, उसकी x पर वैल्यू कितनी है 1, y पे वैल्यू कितनी है 1, z पे भी कितनी है 1, तो वो लाइन जो बीचों बीच में से जाएंगी एकदम, फिर वो y के साथ जो एंगल बनाएंगी, x के साथ, z के साथ, सबके साथ एंगल कैसे बनाएंगी, सेम। ये बात याद रखना कि हो सकता है क्वेश्चन एक आधा ऐसा आ जाए जिसमें आपको ये पूछ लिया जाए एक आध और ये ऑप्शन सही हो, तो अगर तीनों वैल्यू सेम होती तो मैं कहता कि इक्वल एंगल बनाएगा। ठीक है, लिख लो। इधर का हुआ नहीं।